पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे फ्रांस की क्रांति ने आज़ादी का सपना दिखाया और नेपोलियन ने अपने कानूनों से पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया। लेकिन साल 1815 में वाटरलू की जंग में नेपोलियन की हार के साथ ही एक युग का अंत हो गया। अब सवाल ये था कि क्या यूरोप वापस आज़ादी की ओर जाएगा या फिर वही पुराने राजा अपनी गद्दी वापस पालेंगे। यहीं से शुरू होता है हमारे अध्याय का दूसरा और सबसे रोमांचक हिस्सा। जैसे ही नेपोलियन हारा, ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने एक मीटिंग बुलाई, जिसे हम वियना कांग्रेस कहते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी पंचायत की जहां पुराने जमाने के राजा फिर से नक्शा बदलने बैठे थे। इनका मकसद साफ था, नेपोलियन के हर बदलाव को मिटा देना। उन्होंने फ्रांस की सीमाओं पर ताकतवर राज्यों की एक दीवार खड़ी कर दी ताकि आज़ादी की लहर दोबारा बाहर ना निकल सके। इसे ही रूढ़िवाद यानी कंजर्वेटिज्म कहा गया, जो कहता था कि बदलाव बुरा है, पुरानी परंपरा ही सब कुछ है। लेकिन मेटरनिक एक चीज भूल गया था, विचारों को कैद नहीं किया जा सकता। जब राजाओं ने पाबंदी लगाई तो राष्ट्रवाद अंडरग्राउंड हो गया। यहां उदय होता है जुसेप्पे मैत्सीनी का। मैत्सीनी वो इंसान था जिसने युवाओं को सिखाया कि राष्ट्र ही मनुष्य की असली पहचान है। उसने यंग इटली जैसे गुप्त संगठन बनाए। वो कहता था कि ईश्वर ने इटली को एक करने के लिए बनाया है, ना कि टुकड़ों में बंटने के लिए। मेटरनिक उसे सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कहता था, क्योंकि मैत्सीनी की बातों में इतनी ताकत थी कि वो महलों की दीवारें हिरा सकता था। अब रुख करते हैं जर्मनी की तरफ, जहां उदारवादी लोग शांति और संसद से देश बनाना चाहते थे, वहां वे नाकाम रहे। तब मैदान में आया ऑटो वॉन बिस्मार्क। बिस्मार्क का फंडा एकदम क्लियर था। उसने कहा, बातचीत का समय गया, अब फैसला रक्त और लोहे यानी ब्लड एंड आयरन से होगा। उसने प्रशा की सेना का इस्तेमाल किया, कूटनीति की चालें चली और 7 साल में 3 युद्ध जीतकर जर्मनी को एक राष्ट्र बना दिया। 1871 में जब जर्मनी का एकीकरण हुआ तो दुनिया ने देखा कि एक मजबूत इच्छा शक्ति क्या कर सकती है। इटली में कहानी थोड़ी अलग थी। यहाँ 3 अलग अलग सोच के लोग एक ही लक्ष्य के लिए लड़ रहे थे। मैत्सीनी ने लोगों को सपना दिखाया, कावूर ने अपनी चतुराई और राजनीति से फ्रांस को दोस्त बनाया और ऑस्ट्रिया को बाहर निकाला, और अंत में गैरीबाल्डी, वो योद्धा जिसने अपनी लाल कुर्ती यानी रेड शर्ट्स वाली सेना के साथ हजारों किसानों को जोड़ा और इटली के दक्षिणी हिस्से को आज़ाद कराया। 1861 में जब इटली एक हुआ तो वो इन तीनों की मेहनत का नतीजा था। लेकिन कहानी का अंत थोड़ा कड़वा है। राष्ट्रवाद की ये भावना धीरे धीरे साम्राज्यवाद में बदल गई। बाल्कन क्षेत्र, जहां अलग अलग जाति के लोग रहते थे, वहां बड़े देशों जैसे रूस, जर्मनी, ब्रिटेन की भूख बढ़ गई। हर कोई उस जमीन पर कब्जा करना चाहता था। यही छोटी छोटी लड़ाइयां और लालच आगे चलकर 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की तबाही का कारण बना। तो दोस्तों, यूरोप का ये राष्ट्रवाद आज़ादी के सपने से शुरू हुआ था, लेकिन शक्तियों के टकराव और युद्ध पर जाकर खत्म हुआ। तो ये था कक्षा 10 का पहला चैप्टर। उम्मीद है कि मेटरनिक की चालाकी से लेकर बिस्मार्क के पावर गेम तक आपको सब समझ आ गया होगा। अब अपनी किताबों को खोलिए, ये कहानी आपको हर पन्ने पर जिंदा मिलेगी। जय हिंद।